तो मैं कर लेता हूँ। सो हमारे बेसिकली पूरे जो हैं, जो हमारा आज का मतलब लेक्चर होगा या डिस्कशन होगी, तो उसके हमारे आज के मतलब बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो फर्स्ट होगा कि जो यूपीएससी 2025 आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है। एक कंपोनेंट हमारा होगा कि हम लोगों ने क्लास में मतलब अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस है बीच में, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और थर्ड होगा जो हमारा आज का एग्जाम जो है चेंज कैसे हो रहा है और उसकी हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं प्रोएक्टिवली। सो मतलब विच लैंग्वेज इज एवरीबडी कंफर्टेबल इन, इंग्लिश, हिंदी और मिक्स ऑफ बोथ? Students are comfortable in bilingual, English as well as Hindi. And from today, we have resumed the batch. So they are bit freshers. ओके, So you can address accordingly. मैं अकॉर्डिंगली करता हूँ, है ना। ठीक Yeah. है। सो हेलो एवरीवन, पहले तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एंगेजिंग इन सच ए डिफिकल्ट जर्नी एज यूपीएससी। तो मतलब ये डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, इंस्पायरिंग है और अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग भी है। तो इसलिए मेरा तो मतलब सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हमें इसको मतलब बिल्कुल अच्छे से लेके चलना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब साथ में मल्टीपल चीज़ें बहुत सारी चलाई हुई हैं हमने। इफ़ यू आर हेयर यू हैव टू बी कमिटेड एंड यू हैव टू जस्ट स्टे ट्रू टू योर टारगेट। सबसे पहली चीज़ तो ये है। सो उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। So I am Dr. Aditya Sharma and I secured All India Rank 70 in UPSC CAC 2022 and I have been allocated IAS and this was my first attempt. So मैंने क्या मतलब क्या किया था कि मैंने क्या मिस्टेक्स भी की थी, उससे हम सीख लें ताकि हमारा मतलब टाइम से सारा कुछ साथ साथ हो जाए। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन माई थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। सो थर्ड ईयर में मेरे को था कि यार स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना स्टार्ट किया। एंड फिर जैसे थर्ड ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ, मतलब साथ साथ करा इंटर्नशिप में, आई गेव द एग्जाम एंड आई वाज एबल टू क्लियर इट। सो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अगर आप सोचो मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद कॉलेज, सो हो सकता है इट माइट टेक यू 1.5 ईयर मे बी 2 ईयर्स साथ साथ। बट इफ़ यू आर गिविंग इट फुल टाइम कि भाई हम तो तैयारी ही कर रहे हैं, तो देन इट इज़ पॉसिबल इन अ ईयर। ठीक है, बट मैं जस्ट डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने कॉलेज के साथ साथ किया था, सो इट टुक मी 2 ईयर्स। ठीक है। सो इसमें एक तो बहुत ज़्यादा रोल है कि आपका कोई मेंटर हो जिससे आप बातचीत कर सको, और दूसरा सेल्फ स्टडी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब जब मैंने साथ साथ एग्ज़ाम दिया था, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट जो था वो था प्रीलिम्स। सो मतलब मेरे को था कि यार प्रीलिम्स बिकॉज इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, इट इज़ चेंजिंग ईयर बाय ईयर, है ना। मेंस का तो आई वाज लाइक कि चलो पहले प्री तो निकले फिर सोचेंगे। ठीक है, एंड देन द इंटरव्यू, चलो इंटरव्यू इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो प्रीलिम्स के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बुक लिस्ट होती है, वो आई एम प्रिटी श्योर हम सबके पास होगी, है ना। बट हम लोग उससे स्टिक नहीं करते क्योंकि हमें कोई चार चीज़ें और पता चलती हैं, हम उनके साथ करते हैं। आप एक कोचिंग के नोट्स और हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक, अगर आपने ये कर ली तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है। सो मैं आपको एक बार बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी वो मैं आपको इन्यूमरेट कर देता हूँ, है ना। इट कुड बी कि आपको कोई और बुक पसंद आ जाए और आपको लग रहा है वो ज़्यादा यूजफुल है, इट कैन ऑल्सो बी डन। बट मोर और लेस जो मैंने बुक्स फॉलो करी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोई भी कोचिंग जो है वो हमारी स्टैंडर्ड है ना। वो आपने लिया, आपने पढ़ाई करी, उसके नोट्स पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है, वो ही हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ आती है हमारी एनसीईआरटीज। अब इसमें लोग पूछते हैं कि 6 to 10th की एनसीईआरटीज करनी है, 11th 12th की करनी है, या सारी 6 to 12th करनी है। सो मैंने पर्सनली तो सिर्फ 6 to 10th नहीं करी थी और 11th और 12th की ही करी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम स्टार्टिंग में कॉलेज के साथ साथ थोड़ा कम था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, 6 to 10th की रहने देते हैं, 11th 12th की पढ़ लेते हैं। एंड दैट वर्कड आउट वेल। इन केस अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन ऑलवेज रेफर 10th की, फिर 9th की, फिर 8th की, ऐसे ऐसे करके। बट पूरा 6 to 12th का साथ ही साथ जोर मारने का, अनलेस यू हैव सम कंसोलिडेटेड मटेरियल अवेलेबल, वो बहुत आपकी बहुत मेहनत लग जाएगी उसमें, है ना। और आप थोड़ा 6 महीने बाद भूल भी जाओगे वो सारा, तो उतना फायदा नहीं रहेगा। सो सेकेंडली अब हमने बात कर रहे हैं, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें हम बोलते हैं मोटे मोटे तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे। एक हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, एक हो गया एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री प्लस कल्चर, और एक हमारा हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई यूज टू रेफर कोचिंग नोट्स एंड देन आई यूज टू रेफर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आप सबने करी होगी, कोई हो सकता है बिपिन चंद्र भी पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट बुक, मैंने नहीं पढ़ी। तो स्पेक्ट्रम एंड कोचिंग के नोट्स ये आपने अगर अपना कर लिया सॉलिड, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री सेट है।
देन सेकेंड वी मूव ऑन टू एंशियंट मिडीवल एंड कल्चर। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स ऐसे ढूंढनी थोड़ी मुश्किल होती है कि क्या करें, है ना। एंड दिस इज वन टॉपिक वेयर द क्वेश्चंस आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, है ना, और पढ़ने में भी थोड़ा मुश्किल और ड्राई सब्जेक्ट है। सो इनिशियली मेरा सबसे वीक था, बट एंड तक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। सो इसके लिए व्हाट आई यूज टू डू वाज कि अपना 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी, ओल्ड एनसीईआरटी 2005 वाली। सो कई लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, आई हैव हर्ड रिव्यूज कि वो भी इक्विवेलेंट ही है। सो वंस वी आर डूइंग दैट, आपने अपनी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी साथ साथ। चलो नोट मेकिंग पे मैं बाद में आता हूँ कि हम कैसे नोट मेकिंग करेंगे। सो आपने अपनी एनसीईआरटीज पढ़ ली, देन आपने ढूंढा, चलो कोचिंग के नोट्स भी आपने कर लिए। देन आपने शंकर की बुक ढूंढी, ठीक है, शंकर की ना इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया है, एएमसी के लिए भी बढ़िया है। और एक चीज कल्चर के लिए हम स्पेसिफिकली कहते हैं, वो है नितिन सिंघानिया सर के नोट्स। अब आजकल तो वो बुक फॉर्म में आ गए हैं, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे। तो वो मैंने साथ में ये तीनों सोर्सेज जो थे इनको कंबाइन करा एक जगह पे, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, और फिर मैंने अपनी तैयारी करी। अब चेंजिंग ट्रेंड्स में इसमें एक बात एडिशन आ जाती है कि अभी ना रिसेंटली आप देखोगे कि ट्रेंड आ गया है कि ना न्यू एनसीईआरटीज आई हैं अभी, थीम्स वाली, है ना, एंशियंट के थीम्स, मिडीवल के थीम्स, कल्चर के थीम्स। तो उसके ना एनसीईआरटीज हैं, तो आप वो एनसीईआरटीज भी पढ़ना, उसके अंदर न्यू वर्ड्स हैं, वो बहुत यूजफुल है, वो प्री में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, है ना। अब मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम भी दिया था एंड आई क्लियर दैट आल्सो। तो मुझे उससे पता चला कि जो उस साल सीएपीएफ के पेपर में आए थे ना, वो न्यू एनसीईआरटीज के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, एंड दैट एनसीईआरटीज तो यूपीएससी सेम ही पेपर बनाते हैं, दोनों के लिए सेम ही बॉडी बना रही है एग्जाम्स। तो इसलिए मेरे को ये पता चला कि यार न्यू से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड फाइनली पेपर में भी आए थे। सो इसलिए हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट उसके अंदर जो हमारी स्टोरी लाइन है ना वो मिसिंग है, तो उसके लिए ओल्ड भी पढ़नी पड़ेगी। और कोचिंग के नोट्स उस सबको कंजॉइन कर देंगे, और साथ में जो हमारे नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आई थिंक आप साथ में इसको यूज करो। तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ पाया था, बट मेरे दोस्तों ने बताया था कि यार वो बहुत ज़रूरी एनसीईआरटी थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से। सो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अल्टीमेटली ये चार चीज़ों को जोड़ लिया है, तो आपको एंशियंट मिडीवल कल्चर कहीं नहीं जा रहा है। सो आपने इसके अलावा कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ये आपने जो अपने नोट्स और ये स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटीज, ठीक है, बस इसके अलावा आप कोई भी रैंडम बुक पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होएगा उसमें। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देखो एज सच कोई भी बुक नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं है। पवनीत सिंह सर की आती है बुक, वो आपको पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो, है ना, अगर, बट मेरे को लगता है कोचिंग के नोट्स वुड सफाइस, क्योंकि पूरे एग्जाम में देखा जाए ना तो प्रीलिम में वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ खास आता नहीं है। मेंस में जीएस 1 में मैक्सिमम दो क्वेश्चंस आएंगे शायद, एक भी नहीं भी आता है, अब हमारे साल में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने उसके लेके चलो, अगर आपकी प्रीलिम की तैयारी कंप्लीट है, या आप साथ साथ कर लो या उसके बाद कर लो, और सिर्फ कोई एक ही सोर्स करना, कोचिंग के नोट्स आई थिंक वुड बी सफिशिएंट। फिर उसकी, ये हमारा हिस्ट्री का कंपोनेंट हो गया, है ना। फिर इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी के अंदर ना एक आता है स्टैटिक, एक आता है मैपिंग। ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब स्टैटिक के लिए क्या करते हैं हम, 11th 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, है ना, जैसे एक फिजिकल ज्योग्राफी की है 11th की, है ना, इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो ये दो एनसीईआरटीज तो हमने करनी है। अब इन सब में मैं कोचिंग को मान के चल रहा हूँ कि आप कर रहे हो, है ना, कोचिंग के आप नोट्स पढ़ रहे हो जो भी हैं, मैं उसके अलावा सोर्स बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गई दो एनसीईआरटीज आपने कर ली, एंड जीसी लियोंग की बुक कर ली आपने, ठीक है, आपने वो अपनी बुक्स कर ली सारी, ठीक है। बाकी मैपिंग के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, रिवर्स की, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, है ना, ये सारी आप अपनी मैपिंग ढूंढो और वहीं से कर लो, है ना। इसमें आपको इतना कोई ढूंढ के इतना करने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे भी होता है। वरना आप कोचिंग पे भी अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कोई भी आप ऐसे मैपिंग की एक सेशन लगा लो, तो वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट के लिए। अगेन इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर की बुक कर सकते हो, आजकल पीएमएफ आईएएस की बुक आती है, मैंने शंकर की करी थी, लोग पीएमएफ की भी करते हैं, दोनों बराबर हैं, कोई भी एक बुक ले लो और वो कर लो। साथ में जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, सारे हमारे रिजर्व्स हैं, इन सबको आपकी मैपिंग करनी पड़ेगी। आजकल क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, जहाँ चेंजिंग की बात आई है कि बोल देंगे ये रिवर यहाँ से जाती है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एनिमल मिलता है, तो अब बताओ कौन सा नेशनल पार्क है वो, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे आ गए हैं। और आपको ये तो पता होगा कि यार ये वाला जो स्पीशीज है ये शायद असम में मिलता है, पर जो अगर आप असम में देखोगे तो फिर वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, उनमें से कौन से वाला है वो आप सिर्फ रिवर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हमें थोड़ा सा एक लेवल और इन डेप्थ जाना पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है।
तो अब पॉलिटी की बात आई है, पॉलिटी में देखो कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोचिंग हो गई आपकी ये, प्लस आपकी लक्ष्मीकांत तो है ही है। सो लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो ना लोग क्या करते हैं, मतलब जनरल मेरी भी ऐसी इनिशियल टेंडेंसी थी कि हम स्टार्टिंग से उसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग से उसे पढ़ना शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, है ना, ये सारे चैप्टर्स हो गए। जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स पे, लोकल गवर्नमेंट्स पे, है ना, और एंड में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आते हैं, तब तक हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम बोलते हैं चल कुछ और पढ़ लेते हैं। फिर जब हम कुछ और पढ़ने लगते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि यार चलो वापस पॉलिटी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा भूल सी गई है, फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फिर रह जाता है। सो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, आप लोग अभी आए हो प्रिपरेशन में, सो इट इज़ बेस्ट यू जस्ट रीड इट थ्रू आउट। ठीक है, नोट मेकिंग पे फर्स्ट रीडिंग में कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं है करने का। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, आप कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो समझो, लक्ष्मीकांत से उसको पढ़ के फिर खुद से इंटरनलाइज करो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ इट आपको लक्ष्मीकांत 6-7 बार पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका उसके बिना भी हो जाएगा तो ठीक है, बट कोई टॉपर हमारे टाइम में आए थे, उन्होंने तो कहा था भाई मैंने 22 बार पढ़ी थी। चलो मैंने 6-7 बार पढ़ी थी, मुझे लगा कि ठीक है इतने में हमें आ जाएगा समझ, पर इतना तो हम पढ़ेंगे ही उसको बार बार, हम कोई और मल्टीपल सोर्सेज रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी अगेन बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, उसके अंदर मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना, आप चलो कोचिंग कर ली आपने, कर ली, अब इसके अंदर कई बुक्स आती हैं, संजीव वर्मा आती है ना, बहुत सारी आती हैं, कोई भी एक बुक ही रेफर करनी है आपने। आप जाओ यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देख लो आप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है। बट इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड है ना, इट इज़ नॉट इंटायरली स्टैटिक। स्टैटिक वाला पोर्शन तो हम सब कर लेंगे, CRR SLR, है ना, ये सारा। बट उसमें जहाँ एक डायनामिक कंपोनेंट लिंक हो जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अभी हम करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे, न्यूज़पेपर की भी बात करेंगे, और नोट मेकिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट है एथिक्स। एथिक्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, मेरे हिसाब से तो की एथिक्स की बुक सफाइस कर जाएगी। उसके बाद बस जो हमारा एथिक्स का पेपर ना 2 पार्ट्स में है, चलो इन केस आपको नहीं पता, तो पहले 13 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं स्टैटिक। ठीक है, लास्ट के जो क्वेश्चंस रह गए वो सारे होते हैं केस स्टडीज। ठीक है, तो केस स्टडीज तो हमारा तब हम लोग पार्ट कर पाएंगे जब हमारा स्टैटिक काफी क्लियर है। ठीक है, और स्टैटिक क्लियर करने के लिए आप अपना अच्छे से रीडिंग करो, जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं, आप लेक्सिकॉन पढ़ो। लेक्सिकॉन अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, उसके लिए लेक्सिकॉन में डेफिनेशंस अच्छी हैं, है ना, कुछ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इंटरनेशनल एथिक्स हो गया, है ना, तो ये सारे टॉपिक्स हम वहाँ से कर लेंगे साथ साथ। और इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रीरिक्विजिट है, एज एंड व्हेन यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट। आपने आज मान लो अपना कोचिंग में पॉलिटी खत्म कर लिया, आपने साथ साथ चलो 25% लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली है, ज़्यादा ही पढ़ ली होनी चाहिए वैसे, 30-35% पढ़ ली है। अब आपने इस टाइम पे क्या करना है, आपने देखने हैं PYQs। एंड PYQs आर द बेस्ट एंड द श्योर शॉट, जो आपके मतलब होते हैं ना, हेल्पर्स हैं आपके। आप उनको देखो और आप समझो कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस क्यों डाले हैं, और अगले साल वो किस लाइंस पे सोच के क्वेश्चंस डाल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कल को मेरे को बोलते हैं कि यार आपने इस बार UPSC का एग्जाम बनाना है, सो आई वुड थिंक दैट कि चलो हम लोग ना एक बार PYQs देख लेते हैं कि वो कैसे पेपर बना रहे हैं, कि हम लोग इतना रिस्क नहीं लेंगे कि अगले साल हम कुछ बहुत ही अलग सा पेपर बना दे कि भाई हमारे ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाए। So we will take cues from the PYQs and then make the exam. So you also have to do the same. You have to take cues from the PYQs and analyze and process कि proactively अगले साल क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंपोनेंट है कि PYQs हम लोग प्री और मेंस के बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे, इसके अंदर मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो PYQs सबसे एसेंशियल आप मान के चलो कि हमने जैसे सब्जेक्ट खत्म होता है साथ के साथ करने हैं, प्लस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं MCQs के वो भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, अब एक बात आती है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, अगर आपके रूटीन में है इनकलकेटेड, देन यस प्लीज यू शुड रीड इट। बट इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक इट कैन बी कि आप अपना उसको काफ़ी समराइज कर दो टाइम को, कि आपने अपना एडिटोरियल का पेज पढ़ लिया, आपने फ्रंट पेज पढ़ लिया, आपने वर्ल्ड का और इकोनॉमी का, ये 5 पेज हैं कि जो फुल टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी चाहे ये 5 ही पढ़े तो काम बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि यार अभी मेरा पेपर तो 26 में है शायद, या 25 में भी है, पर यार छूट ही जा रहा है न्यूज़पेपर, तो उसका स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर्स के लिए या तो आपकी कोई क्लासेस चल रही हैं तो वो ठीक है, वरना आप कोई मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो कहीं की भी। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की मंथली कंपाइलेशन से भी काम बन जाएगा। मतलब इट इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड इफ़ यू आर एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, बट जैसे मैं अब कॉलेज में था,
सुबह फटाफट कॉलेज जाना, शाम को अपना मतलब पढ़ पढ़ के वापस आना, तो मेरा न्यूज़पेपर छूट ही जाता था। सो इसलिए न्यूज़पेपर वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। पढ़ लिया जब मौका मिला, देख लिया। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है तो फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि उससे ना जो आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो वो भी ना इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में होता है। और जो एग्जाम चेक करने वाले हैं वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो दे आर अकस्टम टू दैट। तो अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, बट न्यूज़पेपर में से पढ़ के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, ठीक है। वो मैं एब्सोल्युटली बोल सकता हूँ कि आई आई हैवंट सीन एनीबॉडी डूइंग इट, एंड इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा वो। बीच में एक फेज आया था, 1 महीना मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे, बट आई सून रियलाइज कि यार ये तो ना मैं ज़्यादा देर तक कर पाऊंगा और ना ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स इन जनरल की। लाइक आई सेड, कोई भी मंथली कंपाइलेशन करो, वो बढ़िया है, उसे पढ़ो आराम से। सबने इकट्ठे करके इन्फॉर्मेशन एक कंपाइलेशन में डाली है, आपको फिर वो सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उसमें भी सिर्फ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के पहले ज़्यादा फोकस करने हैं, अलॉन्ग विद जो हमारा इंटरनेशनल है, जो वर्ल्ड अफेयर्स वाले हैं। कि भाई अगर इसराइल पैलेस्टीन में या किसी में कुछ चक्कर चल रहा है, तो फिर आपको वो वाला एरिया की मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए, वहाँ पे कौन से एरियाज है वो पता होने चाहिए, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके अंदर क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल, तो वो हमें एक बात ध्यान में रखनी है। फिर अब एक बात आ जाती है मेंस की, है ना। अब लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी शुरू करने का आइडियल टाइम कब है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं इन ऑल ऑनेस्टी, कोई आइडियल टाइम नहीं है। जब आपको लग रहा है, मेरे को लगता है कि मैं शुरू कर दूं, कर दो। ठीक है। हम हमें ना सबसे ज्यादा अप्रीहेंशन होती है हम जब भी मेंस के आंसर लिखने लगते हैं कि यार हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। बट ट्रस्ट में, वो आप जब अपना पेपर दोगे प्री क्लियर करने के बाद भी नहीं आपको लगेगा ऐसा कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है, जबकि प्री में आपकी सारी नॉलेज चेक हो चुकी है। मेंस में तो आपकी प्रेजेंटेशन और जो आपका मतलब फ्रेम ऑफ माइंड है वो असेस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे शुरू। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर अपना एक सब्जेक्ट आज कर लिया, आपने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आपने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने मेंस के पीवाईक्यूज खोले। कोई भी पीवाईक्यूज की कंपाइलेशन, दिशा की बुक आती है, कहीं कुछ आता है, उसमें आप लोग जाओ और उसमें आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको असेस करो, और जैसा मर्जी उसको लिख दो आंसर को। पर ये नहीं करना आपने कि भाई अब अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो रुको यार मैं पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 को पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ और उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द आंसर्स। तो वो फिर इट विल बी जस्ट अ कॉपी पेस्ट, है ना। हम लोग बस अपने माइंड का वो फ्रेम जानना चाहते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक और चीज होती है, जैसे जैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे ना, वैसे वैसे ही आपके मेंस के आंसर्स भी इंप्रूव होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपको पेपर 25 में ही है तो आप इतना अनड्यू प्रेशर ले लो कि भाई मैंने एक सब्जेक्ट कर लिया तो प्री भी साथ में ही करना है, मेंस भी साथ में ही करना है। तो नहीं हो रहा है तो प्री एटलीस्ट करो। मेंस का हम लोग थोड़ा सा बाद में टाइम ढूंढेंगे, क्योंकि जो प्री के बाद 3 महीने होते हैं ना, वो भी काफी अच्छा टाइम होता है। क्योंकि एक तो आपको पास टाइम 3 महीने काफी ज्यादा है सिर्फ मेंस के लिए, प्लस दूसरा ये है कि आपके पास ना एक बूस्ट मिलता है आपको कि यार मैंने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस का बार बार मौका नहीं मिलेगा। सो अभी मौका है तो आई जस्ट डू इट। ठीक है, तो ये है चीज एक। और आंसर राइटिंग की भी ना एक स्किल है, विद टाइम आएगा। तो आप उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, पीवाई क्यूज आपने सॉल्व कर लिए, है ना। एक एक जीएस आपने उठाया। अब ये भी याद रखना है हमें बाद में कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री नहीं है, जीएस है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी सब कुछ है, तो दिमाग बहुत तेज तेज चलाना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम लोग कोई जीएस का पेपर लेंगे वंस वी आर डन विद आवर सब्जेक्ट्स, है ना। उसके हम लोग फिर जीएस के पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम उनके मॉडल आंसर से उन्हें कंपेयर करेंगे। और हम फॉर एग्जांपल जीएस 1 का पेपर किसी टॉपर का देख लेंगे, यार उन्होंने क्या गलतियां की थी, वो क्या करते हैं, है ना। तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है कि हमारे राइटिंग स्टाइल में क्या ऐसा है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टॉपर्स कॉपीज से उठाई हैं, है ना। कि कोई एग्जाम्पल पे ट्रायंगल बनाता है, कोई कैसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करता है, कोई कितने पॉइंट्स में लिखता है ना। कोई डायग्राम बॉक्स के अंदर बनाता है, नीचे FIG फिगर करके बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टॉपर्स कॉपी से सीखेंगे। तो मेंस के लिए आप मोटी मोटी 3 चीज़ें याद रखना। एक, PYQs। दूसरा, मॉडल आंसर से असेस करना उनको। और तीसरा है टॉपर कॉपीज। अगर आप, और चौथा, अगर आपको लगता है तो आप अपने आंसर्स किसी से चेक भी करवा सकते हो, अकेडमी में या कहीं पे आप आराम से उन्हें चेक करवाओ, रिव्यू लो,
और उनसे पूछो सीखो कि यार हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। पर इसमें ये कभी नहीं करना कि यार मेरा आंसर बहुत घटिया है, मैं इसको चेक नहीं कराऊंगा किसी से। क्योंकि ये अप्रीहेंशन बहुत होती है इनिशियली, वी फील कि यार इतना बढ़िया आंसर तो हमारा अभी है नहीं, तो आई जस्ट थिंक वी कैन लेट इट गो, अभी क्यों चेक करवाना, मैं खुद ही कर लेता हूँ। और ऐसे कर करके वी नेवर गेट द चांस टू इम्प्रूव। तो इसलिए ये वाली बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है। सो ये थी बात, मतलब मोटा मोटा हमारे जो सब्जेक्ट्स की थी, और कैसे उनकी बुक लिस्ट है और कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना है। सो एक है 2025 का एग्जाम है, नाउ व्हाट शुड बी आवर टाइमलाइन। सो आई डू नॉट नो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू ऑल हैव मतलब कंप्लीटेड, बट इट इज नाउ सितंबर, है ना। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब अराउंड वी हैव 8 मंथ्स। ठीक है। सो मे बी मोर। तो फिर हम इसके हिसाब से अब हमें अपनी प्लानिंग करनी है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी तैयारी है, सो इट इज़ बेस्ट दैट वी फिनिश इट ऑफ टिल मे बी मिड जनवरी और मे बी एंड जनवरी। तब तक तो हम खत्म कर ही लें प्रीलिम की तैयारी। मेंस की अगर अभी आपकी नहीं है तो इतना वो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आंसर्स लिखना शुरू कर दो, जस्ट गेट इन द ग्रूव। बट फुल टाइम इतना नहीं करना कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर प्रीलिम्स। ठीक है। क्योंकि प्री नहीं निकला फिर कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर आपको ये है कि अपना मेंस की जो आपने आंसर राइटिंग करनी है, वो आप अपना स्पेस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने ये नहीं करना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही सारे आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि मेंस जो आंसर राइटिंग का ऑप्टिमम टाइम है वो ये वाला मंथ है सितंबर का, और इससे एक दो मंथ पहले वाला है, मे बी अ बिट टिल अक्टूबर। ठीक है। दैट इज कि आपके अपने जीएस के जो प्री के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो ऑन ट्रैक है। दूसरी बात है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल बोलेंगे कि कैसा सिलेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी बहुत क्वेरी रहती है एंड तक। सो इसके अंदर भी दो रिकमेंडेशंस ही होती हैं। एक, आइदर यू चूज द ऑप्शनल विच यू हैड एज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, और सेकेंडली यू चूज वन जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि यार ये तो मेरा पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। तीसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हम लोग स्कोरिंग ऑप्शनली लेते हैं। बट वही बात है, कोई ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं होता। जरूर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मतलब कि जिनमें मार्क्स कई बार कंसिस्टेंटली कम मिलते हैं। बट अगेन आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस कर दोगे कि आपको तो आता ही है वो सब्जेक्ट अच्छे से, तो 270 280 तो कहीं नहीं जा रहे। बट वी मस्ट ऑलवेज टारगेट अ 300+ स्कोर। ठीक है। तो वो आपको है कि अपना ऑप्शनल आपको टाइमली सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने तो अपना ग्रेजुएशन वाला ही लिया था, मेडिकल साइंस। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ग्रेजुएशन वाला ही ले लो। एंड अगर आप PYQs उसके असेस करो, आपको लगता है कि यार ये सिलेबस तो मेरे से मैचिंग सही था, देन जस्ट गो विद इट। डोंट रन आफ्टर एनी ऑप्शनल कि यार यही सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग है, मैं तो यही लूंगा कि यार आजकल तो PSIR में ही आते हैं वही ले लेते हैं, चाहे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों ना करी हो। ठीक है। थोड़ा सा अपना मिलता जुलता स्ट्रीम का लेंगे, मेडिकल वाले एंथ्रो ले सकते हैं, बढ़िया ऑप्शनल है ना। तो ऐसे करके आप मिलता जुलता ले लो। बट ऐसे मत करना कि यार ये ऑप्शन मेरे से बिल्कुल ही मतलब ऑपोजिट सा था ग्रेजुएशन से, बट हाई स्कोरिंग है तो मैं फ्रॉम स्क्रैच पढ़ूंगा। वो बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर जनवरी तक अपना प्री का सिलेबस खत्म करेंगे। फेब्रवरी मार्च में हम लोग अपनी प्री की रिवीजन करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं करेंगे। क्योंकि अगर आपको एक महीना अभी लग रहा है, नेक्स्ट रिवीजन में 15 दिन लगेंगे, अगले में 10, अगले में 5, अगले में 2। हम ऐसे करके हर सब्जेक्ट की चाहेंगे कि 2 से 3 रिवीजन तो हो जाएं। मॉक टेस्ट कितने देने हैं और कब से देने हैं। ठीक है। मॉक टेस्ट आपने देने हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी अपना एक सब्जेक्ट कर लिया है, जैसे एक मंथ में एक सब्जेक्ट हो गया आपका, तो उसके बाद ही PYQs कर लिए, एक सेक्शनल टेस्ट दे दो उसका, और अपना असेसमेंट देख लो परफॉर्मेंस कितनी है। कि अगर भाई मेरे 100 में से मेरे 50 ही बन रहे हैं, तो कौन से 50 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, है ना, उनको मैं कैसे असेस कर सकता हूँ, उनको मैं कैसे अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर ऐड करो उन गलतियों को। यार ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत था, यार ये तो मैंने इतना कुछ पढ़ लिया किसी में भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, तो अच्छी बात है अपने नोट्स में अब ऐड कर लो, अब आ गया। कौन सा टॉपिक, यार ये बुद्धिज्म के तो चारों ही क्वेश्चन गलत है, बुद्धिज्म को फिर रिवाइज करो। ठीक है। ये फिर मतलब जरूरी है कि हमारे को पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वहाँ पे कहाँ पे फ्लॉ है। ये सारी गेम्स खुद सेल्फ असेसमेंट की भी है। ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया, आपने सेक्शनल प्रीलिम का टेस्ट दे दिया, डन, नेक्स्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट, डन, नेक्स्ट। जनवरी में आपका हो गया ना, फ्रॉम जनवरी एंड, अगर आपकी तैयारी कम है, अगर आपकी तैयारी बहुत है, फ्रॉम जनवरी स्टार्ट आपने लेके टिल प्रीलिम्स तक 15 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं ना, अब 10,000 क्वेश्चन कर लो प्रीलिम्स के, उसके बाद तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। पर 10,000 क्वेश्चन करने का ड्रॉबैक है कि हम उनको ना कभी असेस नहीं अच्छे से कर पाते। अगर मैंने एक टेस्ट दिया है उसमें 100 क्वेश्चन है, और मैंने वो 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, है ना, मैंने उनके नोट्स बना लिए हैं, जो गलतियां थी वो नोट्स में ऐड कर ली हैं, है ना, मैंने जो मेरे टॉपिक्स वीक थे उनको मैंने पढ़ लिया है, और ऐसे करके मैंने 15 टेस्ट दे दिए हैं,
तो 1500 क्वेश्चन तो पहले ही हो गए हैं, अब मैंने अपने नोट्स भी इनरिच कर लिए हैं और साथ साथ में रिवीजन भी कर रहा हूँ। 15 फुल लेंथ टेस्ट हमने एंड के टाइम पे देने हैं। हमने अपना सिलेबस जनवरी एंड तक खत्म कर लेना है। उसके बाद हमने रिवीजन्स करनी है फेब मार्च अप्रैल में। अगर आपको एक महीना एक्स्ट्रा भी लग रहा है फेब का भी तो भी कोई बात नहीं, इट इज़ फाइन। पर मैं ये कहूँगा मार्च अप्रैल और मई, ये तो हमारे सारे रिवीजन वाले होने चाहिए मंथ्स। ठीक है। फिर एक बार आपने प्री का पेपर दे दिया, फिर उसके बाद हम मेंस पे आ गए। तो मेंस के अंदर हमने वही वाली अप्रोच करनी है कि 1 या 1.5 हफ्ता एक जीएस को दो, उसके अंदर 2 पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करने हैं हमने। ठीक है, खुद से सॉल्व करे, साथ में मॉडल आंसर्स चेक करे, साथ में टॉपर्स कॉपीज चेक करी, अपने जो पुराने नोट्स से थोड़े से वो रेफर कर लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई किसी भी एकेडमी का अपना मॉक टेस्ट दे दिया मेंस का, उस उसी वीकेंड पे या उस 1.5 हफ्ते के बाद। तो ऐसे करके हमारा एक एक जीएस का ब्लॉक होता रहेगा, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर थॉट प्रोसेस। इट इज नॉट अबाउट कि भाई मैंने किसी चीज़ का रट्टा मार लिया और मैं पेपर में उसको रिप्रोड्यूस कराया, वो नहीं होगा। आपको क्वेश्चन कई बार रैंडम आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कॉजेज ऑफ फेमाइन इन मिड 18th सेंचुरी इंडिया। अब आप देख लो बुक, कहीं पे भी क्लियरली नहीं है, आजकल शायद डाल दिया हो, बट जब वो क्वेश्चन आया था पेपर में तो कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, पहले तो मिड 18th सेंचुरी को ही लोग जल्दी में 1800s कराए, क्योंकि 18th सेंचुरी हुई 1700s, तो मिड 18th सेंचुरी हुई 1750s। अब इसके अंदर मैं कॉजेज ऑफ फेमाइन में सोचूं, अब मेरे को ऐसे ही याद नहीं आ रहे, पर चलो हम अपनी एक पेस्ट जेम एच अप्रोच होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, है ना, इन्वायरमेंटल, मॉरल और हिस्टोरिकल। उस दिमाग से सोचने लगे, अच्छा यार 1750s के आसपास तो वो बैटल्स चल रही थी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, मिड में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर चल रही थी। अच्छा, तो ब्रिटिश ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट कर दिए होंगे। हाँ, तो इससे फेमाइन आ सकता है। अच्छा, उस टाइम पे तो ये परमानेंट सेटलमेंट वगैरह भी चल रहे थे। अच्छा, तो हो सकता है उस वजह से हो गया हो, है ना, उस टाइम पे तो। अच्छा हाँ यार, इंडिगो कल्टीवेशन का भी बहुत था, तो फूड वाले उगाने नहीं दे रहे थे, कमर्शियल कल्टीवेशन पे आ गए थे, उस वजह से हो सकता है ना। हाँ यार, उस टाइम तो ब्रिटेन अपना आईआर भी कर रहा था, तो हमारे सारे रिसोर्सेज ले गया। अच्छा, उस टाइम तो कॉटन का इशू भी चल रहा था यूएस में, तो हमें कॉटन उगाना पड़ गया था, तो हमारे फूड क्रॉप्स भी कम हो गए थे। हाँ, ये भी रीजन हो सकता है। तो है ना, ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में सोच के हमें आंसर लिखना है। तो मेंस का आंसर आपको कभी ये नहीं होगा कि यार पहले मेरे को कहीं लिखा हुआ मिला है मैं उसको साथ के साथ कॉपी पेस्ट करूंगा, नहीं। आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। उसमें आप जितने ज़्यादा वहाँ पे अपने प्रैक्टिस के टाइम पे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल है। और एक है चेंजिंग जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का। ठीक है, उसके अंदर देखो चेंजेस तो ना हर साल ही होते हैं। मैं आपको बात करूँ कि जो हमारे वाला पेपर था उसमें फर्स्ट टाइम ये आया था कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही वियर्ड आ गए थे हमें एकदम से। अब हम एग्जाम में देख रहे हैं, मेरे तो पहले 5 क्वेश्चन ही बैक टू बैक ये थे। मैंने कहा ये तो पेपर बहुत ही अजीब सा है। कोई बात नहीं, हमने जैसे तैसे पूरा अपना पेपर किया। तो आपको हमेशा एक तो है कि यूपीएससी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इसके अंदर चेंज आएगा ही। सो दैट इज द ओनली कांस्टेंट फॉर यूपीएससी कि चेंज कुछ होएगा ही, और उन्हें करना भी पड़ेगा। और ये क्योंकि ये पेपर इतना चेंज होता है और इतना अनप्रडिक्टेबल है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर फ्रेशर्स एंड न्यू पीपल। क्योंकि जो पुराने बंदे हैं जो भाई 4 साल से लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो 20-25 बार पढ़ ली होगी, उनको तो लक्ष्मीकांत पूरी रटी हुई है। अगर वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सारे ही डाल देंगे फिर तो बाकी लोगों का चांस ही रह जाएगा जो नए आए हैं, है ना। तो इसलिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसमें आपका वो चेक कर सके कि कितना इंटेलेक्ट है, कितना आप ऑन द स्पॉट प्रेशर को फेस करके आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला एस्पेक्ट मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि एग्जाम के अंदर काम रहना, दिमाग लगाना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी नॉलेज है। ठीक है, उससे मैं कहता हूँ 20-25 नंबर का फर्क पड़ जाता है, और यहाँ तो एक एक नंबर से बहुत चक्कर रहता है। ठीक है। सो चेंजिंग जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आया है सी सैट का, है ना। सी सैट यूज टू बी अ वेरी इजी थिंग बैक, मतलब कुछ टाइम पहले कि लोग निकाल ही लेते थे कि यार वो तो हो ही जाएगा। बट अब सी सैट हो गया बहुत मुश्किल। आई पर्सनली नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स लास्ट ईयर हु आर नॉट एबल टू क्लियर सी सैट, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था, एंड कुछ तो इंजीनियर्स भी थे उसमें से। सो उसके लिए अब हमें क्या करना है, एक हमें कंपोनेंट अपना डिवोट करना पड़ेगा सी सैट के लिए भी। इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर है ना, उस इंग्लिश का कंपोनेंट है उसके अंदर, उसको हम भी अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। उसके अंदर एक चक्कर ये होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, और चारों ऑप्शंस ऐसा लगता है कि यार व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, क्वेश्चन है, एक पैसेज होगा, नीचे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज। 4 ऑप्शंस होंगे, थोड़े मिलते जुलते से ही होंगे।
है ना, अगर लिखा हुआ है कि माइक्रो बीड्स का पोल्यूशन हो रहा है ओशंस में, एंड बिकॉज ऑफ दिस द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज श्रिंकिंग, शार्क्स आर डाइंग, है ना, ये सब हो रहा है। सो इंडिया, तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ होगा। सो अल्टीमेटली लिखा होगा कि हम लोग थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, प्लास्टिक को इम्प्रूव कर सकते हैं ना, हटा सकते हैं ओशन से, ये वो। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज? एक लिखा होगा कि भाई माइक्रो बीड्स इंजेक्शन से शार्क्स जो है वो मर रही हैं। दूसरा होगा कि इंडिया शुड वर्क टुवर्ड्स द स्फीयर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो जाए। अब बंदा बोलेगा यार सारा पैसेज तो माइक्रो बीड्स के ऊपर ही था, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही होगा, ऊपर वाला ही आंसर होगा। बट नहीं, वो हमेशा ना आपको ये अज्यूम करना है, जो वो पैसेज है ना, एक बड़ा सा पेज है, उसके अंदर का एक पैसेज है वो, है ना, उस पैसेज के अंदर हमें उस पेज की हेडिंग ढूंढनी है, रादर देन उस पैसेज का एक्चुअल क्रक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ये हम कैसे डेवलप करेंगे थॉट प्रोसेस, जब हम पी वाई क्यूज अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पी वाई क्यूज सी सैट के भी आपको अपने साथ में रूटीन में ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स का पेपर कोई कंपोनेंट मुश्किल है, कि भाई यार ये तो मतलब बहुत ही हाई फाई कॉन्सेप्ट आ गया यार, ये तो हमने 11वीं 12वीं की मैथ्स नहीं करी, मैंने भी नहीं करी थी, तो उसको कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट लेट बी फॉर द मोमेंट। जितने आप सिंपल चीजें हैं तो वो आप अपना कहीं से भी यूट्यूब पे वीडियो देखो कैसे सॉल्व करना है, और उससे 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, क्योंकि मोर और लेस जो है वो क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। है ना, बोट इतनी स्पीड से इधर जा रही है, इतनी स्पीड से इधर जा रही है, कितनी वेलोसिटी में मीट करेंगी। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, तो वो सब हमें साथ के साथ ही कर लेने हैं। ठीक है, तो फिर वो बस कुछ नहीं है, उसको फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना के रख लो, जो आपको लगता है यार हर साल रिपीट हो रहे हैं पी वाई क्यूज करके। और इंग्लिश वाले में थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट रखो और उसको करो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, है ना, कोई भी एग्जाम देते हो, तो कितने क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करने चाहिए। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटली अप टू यू है। I have seen people clearing while attempting 75 questions. I have seen people clearing by attempting all 100 questions. In fact, मैं तो 100 के 100 ही क्वेश्चंस करके आया था, मतलब क्योंकि मैंने देखा था यार मेरा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सोच विचार के मैं जो ऑप्शन करता हूँ एंड में दो में एलिमिनेट, कई बार गलत भी हो जाता है, कई बार सही भी हो जाता है। अगर 50 50 भी प्रोबेबिलिटी है तो भी मैं थोड़ा बेनिफिट में ही रहूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो यार अटेम्प्ट कर ही देते हैं। तो मैं सारे 100 के 100 करता था। बट इट इज़ नॉट, अगर आपको लग रहा है आपकी नई मतलब अप्रोच है 100 करने वाली, तो आप करो 80 करो 90 करो। बट मेरे को लगता है आजकल पेपर इतना अनप्रडिक्टेबल है कि फॉर श्योर क्वेश्चंस तो हमें आते ही 30 है शायद, तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, है ना, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें जब हमारे सामने है प्रीलिम का, है ना, तो ये भी एक बात आती है। तो इसके अंदर मैं क्या करता था कि पहले फर्स्ट रीडिंग करी अपने पूरे एमसीक्यूज की अच्छे से, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का पता है ना, कि हाँ ये यार ए हो गया, ये हो गया, साथ ही साथ मार्क कर लिया मैंने। अब फर्स्ट रीडिंग में बड़े से बड़े टॉपर को भी सिर्फ 28 क्वेश्चन ही आते हो। ठीक है, अब आपके 28 क्वेश्चन आर डन। नाउ यू गो ऑन टू द सेकेंड रीडिंग। अब साथ के साथ आपने कुछ क्वेश्चंस में ना 50 50 करे हुए थे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप 50 50 वाले क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, साथ में भी करे। चलो 50 50 वालों में से भी कुछ आपने कहा कि यार अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं मार्क करने। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, थर्ड रीडिंग पे आ गए। अब आपने कहा यार 50 50 वाले ले आओ, साथ में जो 33% वाले भी थे कि एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था, 3 रह गए थे, वो अब हम करने शुरू करेंगे थर्ड रीडिंग। अब उसके बाद हम उसमें आपके हो गए 70 75 क्वेश्चन। फिर हो गई फोर्थ रीडिंग, उसमें आपके हो गए 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपके पास 10 क्वेश्चन रह गए हैं, और आपने वो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी 5 बार 4 बार पढ़ लिए हैं। अब आपको पता है या तो मुझे आता है या नहीं आता है, तो अब आपकी कॉल है, यू वांट टू अटेम्प्ट इट और नॉट। ठीक है, तो पर इसमें यह है कि स्पीड आपको थोड़ी सी फिर बनानी पड़ेगी, क्योंकि वरना मैंने ये बात ना पहले भी बोली थी कुछ फ्रेंड्स को कि यार ये देखो 4 रीडिंग करनी है पेपर की, तो वो कह रहे हैं यार इतना तो टाइम ही नहीं होता पेपर में कि हम 4 बार पढ़ सकें। तो वो हमें साथ के साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा कि यार कैसे हम 4 बार करेंगे। और उसके अंदर बेस्ट चीज़ है कि साथ के साथ मार्क कर लो, उसका ये फायदा है कि एक बार जो मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया ना, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। है ना, तो अब मैं हर बार वर्चुअली हर रीडिंग में क्वेश्चंस भी कम पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए पॉसिबल तो है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ओवरऑल तो ये था। अब नाउ आई वुड फील कि आपको कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ पूछो, या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं इलेबोरेट करूं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक हो जो मैंने नहीं बताया है पर आप बहुत जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। Yes, you are audible. Just a minute. हेलो नमस्कार सर। हेलो। सर क्या आंसर राइटिंग कोलैबोरेट कर सकते हैं? आंसर राइटिंग फिर इसको कैसे करें?
एलोबरेट करेंगे भाई। फर्स्ट आंसर वन वन क्वेश्चन लिखे या फुल क्वेश्चन टॉपिक वाइज करें। इट ऑल डिपेंड टाइम, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास अभी टाइम है, कि मैंने सब्जेक्ट एक बार कर लिया है अच्छे से, एंड आई थिंक आई शुड गो फॉर इट इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर, तो आप सब्जेक्ट वाइज जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर है कि भाई हमने आंसर तो लिखने शुरू करने ही है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मैं जैसे बताता हूँ ना, PYQs उठाने हैं। कोई और चीज़ मत उठाओ, सिर्फ PYQ उठाओ। 2021 का पेपर उठा लो, 22 का पेपर उठा लो, 23 का उठा लो। पेपर आपने बस वो ले लिया है PYQs का। उसमें आपने नंबर 1 क्वेश्चन देखा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है फॉर एग्जाम्पल, या आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है अपने हिसाब से। पहला क्वेश्चन यू टेक, है ना, पहला क्वेश्चन आप लिखना शुरू करो अपने हिसाब से। ठीक है, जितना आपकी नॉलेज है, जितना वो है, सबको पता है बेसिकली हम एक इंट्रो लिखेंगे, एक बॉडी, एक कंक्लूजन। क्वेश्चन जो होगा हमेशा 4 कंपोनेंट्स में होगा, ये बात मेरी याद रखना। पहला होगा हमेशा की इंट्रोडक्शन, क्या मीनिंग है, क्यों है, कोई स्टैटिस्टिक फिगर। दूसरा होगा उसके चैलेंजेस, तीसरा होगा उसका सोल्यूशन, और चौथा होगा वे फॉरवर्ड स्लैश कंक्लूजन। 4 कंपोनेंट्स है ना, इन 4 कंपोनेंट्स में हम आंसर डिवाइड करेंगे अपना। ठीक है, अगर लिखा भी हुआ ना कि विंड एनर्जी का बताओ क्या पोटेंशियल है इंडिया में, तो उसके अंदर भी हम पोटेंशियल बताएंगे, तो पहले चैलेंजेस बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारे क्या उसका पोटेंशियल है, फिर हम बताएंगे कि इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोल्यूशंस है, और इनमें कंक्लूजन लिख देंगे ये हो गया तो इंडिया के लिए क्या फायदा होगा। तो 4 कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड करना है। और ये बात मुझे कैसे पता चली कि भाई 4 में डिवाइड करना है, हम जैसी क्वेश्चन लिखा है मॉडल आंसर्स रेफर करेंगे और टॉपर्स की कॉपीज देखेंगे। ठीक है, टॉपर्स कॉपीज बहुत जरूरी है। आप कोई भी अपना टॉपर देख लो जो आपको लगता है कि यार श्रुति शर्मा मैम के बढ़िया आंसर्स थे या इसके बढ़िया थे, ऑनलाइन मिल जाते हैं सारे एक्सेस फ्री में। ऑनलाइन जाओ, श्रुति शर्मा टॉपर कॉपी उठाओ, GS1 की देखो कैसे लिखते थे। आप मीनवाइल अपना जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो देखो यार उन्होंने अच्छा ज्योग्राफी के क्वेश्चन में तो बहुत सारे मैप्स बनाए हुए हैं, तो हाँ यार मेरे को भी मैप बना देना चाहिए। अब ये विंड एनर्जी वाला क्वेश्चन था, इसमें हम लोग बनाएंगे इंडिया का मैप और बताएंगे कहाँ कहाँ विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं, है ना। तो ऐसे करके हमें अपने आंसर राइटिंग को बिल्ड करना है, और वो हर बार आपकी सेल्फ असेसमेंट ही होगी, टॉपर्स कॉपीज को देख देख के। आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट को कैसे handle करें? टाइम मैनेजमेंट ना हमारा लास्ट कंसर्न है, हमारा फर्स्ट कंसर्न नहीं है। हमारा फर्स्ट कंसर्न है कि क्वालिटी अच्छी है। जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी और आपका तेज तेज दिमाग चलने लग जाएगा ना कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। अभी वो वाली, क्योंकि अभी आप इनिशियल फेज में अगर आंसर्स लिख रहे हो ना, तो ये मत करना कि यार मैं 7 मिनट का स्टॉप वॉच लगा के आंसर लिख रहा हूँ। नहीं, पहले आप चाहे 15 मिनट लो क्वेश्चन 10 नंबर वाले के लिए, है ना, अच्छे से लिखो आंसर को जितना आपको लग रहा है, अच्छे से असेस करो। पहली चीज क्वालिटी है, टाइम अपने आप आ जाएगा। क्या होगा अल्टीमेटली, अगर आप पेपर में होगे और आपकी क्वालिटी ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन में टाइम कम रह गया, तो घटिया क्वालिटी के कर देंगे। जस्ट सेइंग। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट हम बाद में करेंगे। और इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मेरे पहला पेपर जो टाइम से खत्म हुआ था, वो था मेरे मेन से 2 हफ्ते पहले। मैंने एक एग्जाम लिखे थे GS 1 2 3 4 खुद से। उस टाइम पहली बार मेरा 3 घंटे में सारे पेपर खत्म हुए थे। सो टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट कंसर्न नहीं है, लास्ट है। जब मुझे पता है कि भाई मेरी आंसर की क्वालिटी बढ़िया आ रही है और मैं बढ़िया सोच पा रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम कर्टेल करूंगा, ताकि मेरा थॉट प्रोसेस कहीं हैम्पर ना हो जाए इनिशियल फेज में। फुल लाइन टेस्ट को फुल लाइन टेस्ट में प्री के बाद ही करेंगे या पहले अगर हो जाए रहा है तो कर लें? मेंस का मेंस का। वो डिपेंड करता है, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कितनी तैयारी हो गई है वैसे, प्रीलिम्स की सब्जेक्ट वाइज बात करें। खत्म हो गया है अभी कि नहीं हुआ, मतलब सब सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। हो गया अ- है? हो गया है ना, फिर तो इट इट इज द राइट टाइम, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद आंसर राइटिंग ऑल्सो। साथ साथ अपना थोड़ा थोड़ा GS रिवाइज करते रहो व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। बट इस टाइम पे बेस्ट है, फिर आप ऐसा करो, GS 1 का पेपर उठाओ किसी साल का, और आंसर लिखना शुरू कर दो। ऑनलाइन ही खुद खुद ही लिख लो, रूम में बैठो, ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करो, खुद आंसर लिखो। पुराने साल का ले लो जिसके मॉडल आंसर भी ऑनलाइन मिल जाए, है ना, मॉडल आंसर्स ऑफ GS 1 2021, और उससे कंपेयर करो यार ये मिसिंग था, ये ज्यादा था। और ये कभी नहीं करना कि मॉडल आंसर ही 100% सही होगा। आपने 2 पॉइंट ज्यादा लिखे होंगे मॉडल आंसर से, मॉडल आंसर्स के 2 अलग पॉइंट्स होंगे, तो दोनों को क्लब कर दो, और वो आपके नोट्स ही बन गए एक तरह से, जो आपने आंसर्स अटेम्प्ट करे हुए हैं। तो हमें ऐसे अप्रोच करेंगे आंसर राइटिंग। और टॉपर्स कॉपीज मत भूलना प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेलो सर। है। हेलो। मेरा अ, कोई सिलेबस रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस के रिगार्डिंग है। जैसे कि कोई
थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाला कैंडिडेट है, उसने सिलेबस भी पढ़ लिया, आंसर राइटिंग भी कर लिया है और सब कुछ हो गया, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा और एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला का सिलेक्शन होगा, तो थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में? यार थॉट प्रोसेस में ये बताता हूँ कि पहले ना ऑप्टिमिज्म का फर्क रहता है। अब मैंने ना काफी लोगों के देखे, आंसर्स भी देखे, आंसर कीज भी देखी, तो ना अप्रोच उनकी ना थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अगर लिखा है ना कि भाई टेररिज्म पे है, तो वो सीधा लिख देंगे कि अच्छा हाँ ये टेररिज्म का है, ये नक्सलिज्म का आंसर है। वो कभी पॉजिटिव साइड शो ही नहीं करेंगे कि हम लोग भाई इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंडिया कैसे आगे जा सकता है। या सोल्यूशंस कम लिखेंगे, सोल्यूशन ज़्यादा लिखो। हम जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जा सकते हैं ना, कि अगर कोई स्कीम के बारे में लिखा है यार ये मेगा फूड पार्क स्कीम कैसे हेल्प कर रही है, तो लोग इतनी गलतियां निकाल देंगे उसके अंदर और सोल्यूशंस कम बताएंगे। आप ये बताओ कि भाई अगर कोई भी चीज़ है, मैं बताता हूँ ये चीज़ गवर्नमेंट की कैसी काम कर रही है, तो आप स्ट्रेट अप, काफ़ी लोग हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं यार ये तो बढ़िया नहीं कर रही। आप हमेशा बोलो कि यार ये काम कर रही है, बट देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। वो ना सटल प्लेसमेंट की बात है सारी वर्ड्स की। और थॉट प्रोसेस थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट और फर्स्ट वाले में बस ये होता है कि कई बार ना जब पेपर आप नहीं अच्छा देते हो, ये दो तरीके से जाते हैं थर्ड अटेम्प्ट वाले या फोर्थ अटेम्प्ट वाले। या तो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमारे बस की बात नहीं है, या वो बोलेंगे नहीं यार हमने काफ़ी सीख लिया और निकाल लिया। जो एवरेज अटेम्प्ट है यूपीएससी क्लियर करने का वो 3.5 to 4 है। ठीक है, हमारे हमने असेस किया था एक बार। और जो मैं इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, उनका था 6th अटेम्प्ट, तब उन्होंने ऑल इंडिया रैंक इतना अच्छा निकाला और डायरेक्ट आईएएस बने। तो वो सारे आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड की बात है। अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। बस ये थॉट प्रोसेस ये होता है कि जिस टाइम आपने ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग एक अपनी पर्सनैलिटी बना ली ना, और आपको फर्क कम पड़ने लग गया लोगों से कि यार वो बोलते हैं तो बोलते रहें, है ना, और थोड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके पेपर में जाओ आप, कि यार जो बुक से लिखा है उससे ज़्यादा लिख के आऊंगा मैं तो, कि थोड़ा अपनी तरफ से भी दो सोल्यूशन लिख के आऊंगा कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बस सारा फर्क यही है, और कुछ नहीं थैंक यू सर। है। ऑडिबल सर। हाँ, मैं ऑडिबल। यस यस, यूर ऑडिबल। सर मेरा डाउट ये है कि करंट अफेयर्स जो होता है वो मुझे बहुत बल्कि लगता है, और जो फैक्ट्स और जो डेटा होते हैं जिन्हें हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं उन्हें मेंटेन कैसे करें? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम वो सब इकट्ठा करते हैं और फिर एग्जाम के दिन हमें वो याद रहे ना रहे। इसके अंदर भी ना, इसके अंदर हमारा ना स्मार्ट वर्क की जो एप्लीकेशन है ना वो आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अब मेंस का एग्जाम आ गया है ना, GS 3 का एग्जाम आ गया, उसके अंदर साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन आने हैं, इकोनॉमी के भी आने हैं, इन्वायरमेंट के भी आने हैं, है ना। तो मैं ना पहले ही स्मार्ट वर्क कर लूंगा। अब मेरे को पता है, अगर आप PYQ जब GS 3 के देखोगे ना, तो मुझे पता है एक तो साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, पक्का ही आएगा। एक इंटरनल सिक्योरिटी स्लैश नक्सलिज्म टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक एनर्जी पे पक्का क्वेश्चन आएगा। एक फूड प्रोसेसिंग और इस सब पे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये ना हमें 4-5 मोटे मोटे टॉपिक्स पता होते हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं पहले ही जो करंट अफेयर्स हैं या फैक्ट्स हैं ना, वो इन 5-6 टॉपिक्स के दो दो याद करके जाऊंगा। क्वेश्चन चाहे ई गवर्नेंस का आ गया, साइबर टेररिज्म का आ गया, साइबर सिक्योरिटी का आ गया, मेरे पास वो फैक्ट्स पहले ही पड़े हैं। कि मुझे पता है एक हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस हुई थी, मैं कंक्लूज और हुई थी उसमें, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बढ़िया है, ई गवर्नेंस के लिए भी अच्छा है, कोई भी ई वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कीम के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं अपना मोटे मोटे थीमेटिकली टॉपिक्स को प्रिपेयर करूंगा, और उसके अंदर पहले ही दो दो एग्जांपल याद कर लूंगा हर चीज़ के। अगर मुझे पता है फूड के ऊपर कुछ आना ही है क्वेश्चन, या तो फिर मैं फटाफट से, मेरे को याद है कि यार महाराष्ट्र में कांदा चॉल्स लगते हैं, वहां पे उससे जो है प्याज बढ़िया सेव हो जाते हैं, मैं वो यहाँ पे यूज कर दूंगा। एथिक्स के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैं पहले ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल याद करके जाऊंगा जिन्होंने अच्छा काम करा है बाय नेम। लोग कहते हैं नेम मत लिखो ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम में, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत हेवीली लिखे थे, मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो मैंने पहले ही याद कर लिया, मेरे को पता है चाहे क्वेश्चन ऑनेस्टी का आ गया, ट्रांसपेरेंसी का आ गया, अकाउंटेबिलिटी का आ गया, है ना, प्रोबिटी का आ गया, उसमें ये वाले आईएएस का एग्जाम्पल फिट हो ही जाएगा। तो मैं चाहे याद ही कर गया पहले से और मैंने वो लिख दिया। तो मैं 10 आईएएस याद करके गया और उन्होंने क्या काम किया था या क्या स्कीम चलाई थी, और वो मैं जाके लिखाया उसमें एग्जाम में। तो ऐसे करके मैं पहले से ही अपने सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो फैक्ट के फॉर्म में याद करके गया हूँ सब्जेक्ट वाइज। मैं करंट अफेयर्स जो हैं वो पढ़ के पेपर नहीं दे रहा हूँ, मैं पेपर पढ़ के उस हिसाब से करंट अफेयर्स तैयार कर।
आप समझ रहे हो कि अगर इकोनॉमी का मुझे पता है कि मेरे को पता है कि करंट अफेयर में इकोनॉमी का अगर आएगा तो चलो इन्फ्लेशन पे आ जाएगा या कोई बजट पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस हिसाब के करंट अफेयर्स में थोड़े से दो चार ही याद करके जाऊंगा पेपर जितने, है ना। मुझे हर जगह के करंट अफेयर्स मेंस के लिए याद करने जरूरी नहीं है। पर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको नहीं पता करंट अफेयर कहाँ से आएगा। अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, तो अगर 100 क्वेश्चन हैं उनमें से मान लो 20 क्वेश्चन प्योर करंट अफेयर्स के हैं, बाकी तो पेपर स्टैटिक ही आता है 80%। चलो उन 20 क्वेश्चंस में से भी आपने हर जगह के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो भी मुझे लगता है आप 7 क्वेश्चन श्योर शॉट बता सकते हो कि यार ये मुझे पक्का आते हैं। बाकी के 10-11 में हमें डाउट रहेगा ही कि यार ये पता नहीं कि इसमें 2 ऑप्शंस में डाउट है, 3 ऑप्शंस में डाउट है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए ना मैं कहता हूँ कि कोई श्योर शॉट चीज़ नहीं है वैसे। आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो। पर आप करंट अफेयर्स ये कभी मत करना कि इतना हेवीली कई लोग ना उनको डोमिनेट कर देते हैं कि करंट अफेयर्स तो सबसे जरूरी है, कि उस चक्कर में ना हमारा स्टैटिक कई बार रह जाता है। वंस यू आर श्योर कि यार स्टैटिक तो मेरा 100% है, करंट अफेयर्स मेरे ओके ओके हो गए हैं, कि चलो यार मैंने ये कंपाइलेशन पढ़ ली, मैंने कोचिंग के करंट अफेयर के नोट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई उसके बाद भी करंट अफेयर आता है कि यार नया प्लैनेट ये डिस्कवर हुआ था, ये कौन सी गैलेक्सी में है, नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। पर हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए कि यार आर्टिकल 19 का कोई क्वेश्चन आ गया तो यार वो गलत हो गया, फिर वो गलत है ना। तो ऐसे बस करंट अफेयर्स को बिना स्ट्रेस लिए आराम से करो, उनकी कंपाइलेशंस में ही मार्क कर लो। और एंड में जो, तो साल के एंड में तो ईयरली कंपाइलेशन भी आ जाती हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है करसरी ग्लांस से देखो और उनको मार्क कर लो, और फिर उनको ही पढ़ो। प्री के लिए थोड़ा ट्रिकी है, मेंस के लिए बहुत इजी है। फैक्ट्स का कि मेरे को पता है कि ये इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आता ही है, कि अब हिस्ट्री मुझे पता है या तो गुप्ता पे आ जाएगा या मौर्य पे आ जाएगा, तो उसका मैं फैक्ट पहले ही कोई याद कर लूंगा। ऑल्दो उसके अंदर करंट अफेयर्स का तो हिस्ट्री हिस्ट्री में कोई कंपोनेंट है नहीं। पर ज्योग्राफी में जहाँ पे मुझे पता है कोई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, तो इंडिया में कितने रिसोर्स परसेंटेज हैं इस चीज़ के, वो मैं पहले ही याद कर लूंगा और फटाफट से वहाँ लिखाऊंगा। या अगर कोई नया स्टैच्यू बना है किसी चीज़ का, तो मैं आर्ट एंड कल्चर में कोशिश करूंगा वो स्टैच्यू घुसा दूंगा यहीं से। तो वो वाली चीज़ है, तो ऐसे हम